राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज का वीडियो है कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, गेहूं की वैज्ञानिक खेती, क्लास नंबर 6, जिसमें हम बात करने वाले हैं कीट प्रबंधन के बारे में। इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे, सब कुछ आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। देखिए, इस टॉपिक से आपके कृषि के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, जेट हो, आईसीआर, बीएचयू, यूपीकेट, एमपीपेट, सीजीपेट, सभी परीक्षाओं के अंदर एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अच्छा, एक वार्निंग आप लोगों के लिए, अगर आप वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे तो आपको पढ़ाई करने की लत लग सकती है, याद रखना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कीट प्रबंधन, क्लास नंबर 6। इसके अंदर सबसे पहले देखिए, गेहूं में दो प्रकार के कीट आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं। पहले हम बात करेंगे मेजर इंसेक्ट के बारे में, ऐसे कीट जो हमारी फसलों में बार बार अटैक करते हैं। फिर हम बात करेंगे माइनर के बारे में, देन उनके साइंटिफिक नेम भी हम साथ में देखेंगे, और फिर हम एक एक कीट को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आओ बात करेंगे। एक टेबल आप लोगों के लिए बनाई गई है जिसके अंदर आपके मेजर इंसेक्ट ऑफ व्हीट है। ये देखिए, बात करेंगे गेहूं में कीट प्रबंधन, इंसेक्ट मैनेजमेंट की हम बात करने वाले हैं। व्हीट के अंदर ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेजर पेस्ट, मुख्य कीट कौन कौन से हैं जो आपकी गेहूं की फसल में लगते हैं। तो आओ देखो, एक एक करके समझेंगे। एक तरफ हमने उनका कॉमन नाम प्लस इंग्लिश नाम लिखा हुआ है, और एक तरफ हम बात करेंगे उनके वैज्ञानिक नाम की। वैज्ञानिक नाम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए पढ़ने में और समझने में और याद करने में। तो देखो, पहला हमारे पास आता है व्हीट एफिड, गेहूं का माहू। अच्छा, इनकी ट्रिक भी बताऊंगा, याद कैसे करेंगे, एक बात समझ तो लो, ठीक है। तो पहला आता है व्हीट एफिड, जिसको हम बोलते हैं गेहूं का माहू। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखो, वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्रोसिफम मिस्केंती। क्या होगा? मक्रोसिफम मिस्केंती। याद कैसे रखोगे? तो याद रखना, माहू और माहू से आपको मक्रोसिफम मिस्केंती आपको याद रखना है। देखिए, 2-4 बार आंखें बंद करके अगर इसका जपनाम करोगे ना, तो उम्मीद करता हूं याद हो जाएगा। आगे देखो, अगला जो आता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग कटवर्म या आर्मी वर्म, या चढ़ने वाला फौजी, या गेहूं का सैन्य कीट जो सेना की तरह अटैक करता है, ठीक है। तो याद रखोगे, इसको सैन्य कीट के नाम से हम बोलते हैं। चढ़ने वाला कीट आप बोल दो, आर्मी वर्म आप बोल दो। और बात करें इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो याद रखना, माइथिम्ना सेपाराटा। क्या होगा? माइथिम्ना सेपाराटा होगा। याद रखना, ये गेहूं का सैन्य कीट है जो फसल को पूरी को बर्बाद कर देता है। ऐसा लगता है कि फसल में कोई गाय भैंस आकर चढ़ गई हो। आगे बहुत डीप में बात करने वाला हूं। फिलहाल अभी हमारा एक ही टारगेट है कि आप गेहूं में लगने वाले कीटों के नाम याद कर लो बस। आगे की जिम्मेदारी मेरी, ये पूरा आपको डीप में बताऊंगा किस तरीके से अटैक होता है, क्या लक्षण होते हैं और कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। अगला थर्ड आता है जिसको बोलते हैं गुजिया विविल। गुजिया नहीं, याद रखना, ये गुजिया सुंडी या इसको विविल या गुजिया गुन के नाम से हम जानते हैं। और बात करें इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो याद रखना, टेनिमेकस इंडिकस। क्या होगा? टेनिमेकस इंडिकस। देखिए, पीछे इंडिकस लग रहा है तो ये नॉर्मल आपको याद हो जाएगा, क्योंकि गुजिया और भुजिया ये आपको इंडिया में मिलेंगे। तो याद रखना, टेनिमेकस इंडिकस, ये किसका वैज्ञानिक नाम होगा? गुजिया विविल का होगा। आगे बढ़ेंगे। गेहूं का अगला जो मुख्य कीट है वो आता है ग्राम पोड बोरर। अरे, चने की इल्ली जो चने की फसल में भी लगती है, और ये तो पहले से याद होगी आपको, इसको पोड बोरर या चना फली छेदक के नाम से हम जानते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम पहले से याद होगा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। क्या बालक? अरे, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। आगे देखो, अगला गेहूं का कीट आता है टर्माइट, दीमक। दीमक भी एक मुख्य कीट है गेहूं का, याद रखना, ठीक है। बात करें वैज्ञानिक नाम, तो देखिए, दो प्रकार की दीमक आप देखोगे गेहूं के अंदर। पहले आती है ओडांटोटर्मिस, ओडांटोटर्मिस ओबेसस। क्या होगा? ओडांटोटर्मिस ओबेसस। सेकंड आती है माइक्रोटर्मिस ओबेसाई, माइक्रोटर्मिस ओबेसाई। तो देखो, ओबेसाई ओबेसस,
ये दोनों तो याद रहेगा। आगे का आपको ओडांटो टर्मिस, ये पीछे भी टर्मिस है और यहां पर भी टर्मिस है, बस ओडांटो और माइक्रो, ओडांटो और माइक्रो। दीमक का नाम जहां पर आएगा ये दो वर्ड याद रखो, ओडांटो और माइक्रो। पीछे टर्मिस टर्मिस और ओबेसस ओबेसाई, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। देखिए, अगर आप लोग क्लास को देख रहे हो तो फिजिकली आप प्रेजेंट हो, बट मैं चाहता हूं क्लास में आप मेंटली भी प्रेजेंट रहे। एक तो पता लगे दिमाग किसी गार्डन में घूम रहा है, किसी चौराहे पे संस्कृति को देख रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर पूरा फोकस बना के रखोगे तो यार इतनी गारंटी देता हूं, कंटेंट एक नंबर है, डायरेक्ट खोपड़ी खोल के आपके अंदर घुसा दूंगा ताकि परमानेंट आपको याद रहे। लेकिन ये तब होगा जब आप पूरा फोकस इस क्लास में बना के रखोगे। कई सारे बच्चों के डाउट होते हैं, सर कंटेंट कहां से पढ़े, अच्छा कंटेंट कौन सा पढ़े, कितनी किताबें पढ़े। हमने 11वीं 12वीं पढ़ी, गाइड भी पढ़ी, कोचिंग भी की, बट सही कंटेंट हमारे लिए क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आप ऑटोमेटिक खुद इस वीडियो के एंड में जब खत्म होगा आप लोग मुझे कमेंट में देके जाओगे, इतनी गारंटी है। ठीक है, तो आओ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गेहूं का अगला जो कीट आता है। और ये कीट नहीं, एक सूत्रकृमि है। सूत्रकृमि क्या होते हैं? धागे नुमा संरचनाएं होती है जो प्लांट की जड़ों में पाई जाती है और काफी तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करती है। पानी के रंग की आपको दिखाई देती है, नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो आओ देखो, जिसको बोलते हैं मोलिया नेमेटोड। क्या बोलते हैं? मोलिया नेमेटोड। और इसी को सिस्ट नेमेटोड भी कहा जाता है। सर सिस्ट क्यों कहा जाता है? सबकी बात करेंगे। मैंने कहा ना रुक जा बालक रुक जा, पूरा डीप में बताऊंगा, तो याद रखना। मोलिया सूत्रकृमि की अगर हम बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम है हेटेरोडेरा एविनी। अरे बालक क्या होगा? हेटेरोडेरा एविनी। अगला आता है वीट गाल नेमेटोड। क्या? वीट गोल नेमेटोड, या इसको गेहूं फोला सूत्रकृमि के नाम से भी हम जानते हैं, और इसको एग्यूना ट्रीटिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्यूना ट्रीटिसी। तो देख बालक, अब तक इस क्लास के अंदर हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि गेहूं में कीट मैनेजमेंट के अंदर गेहूं में लगने वाले जो मुख्य कीट हैं वो 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। सर इन 7 को याद कैसे करें? सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है, अरे इसकी चिंता मत करो ना यार, मैं हूं ना क्लास में। तो आओ देखो, इसकी एक ट्रिक बताता हूं। अब ट्रिक 2 बताऊंगा, जो आपका मन करे वो याद कर लेना। देखिए, आपको पता है गांव के अंदर दीमक को क्या बोलते हैं? नहीं पता? सोचो जरा। देखो मैं यहां पे लिखता हूं पढ़ना, और कमेंट में जरूर लिखना, ट्रिक है ना, तभी याद होगी। क्योंकि जब कोई चीज बार बार लिखते हैं तो हमें अच्छे से याद होती है। तो देखो, ट्रिक का जिक्र हम कर रहे हैं, और गेहूं में लगने वाले मुख्य कीट कौन कौन से हैं। तो देखो, पढ़ो जरा बालक, क्या लिख रहा हूं मैं? अरे पढ़ो। दीमक से गांव में बालक क्या बोलते हैं? फली छेदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फली छेदक बोलते हैं। बस ये लाइन याद कर लो। मैं कह रहा हूं आपको गेहूं की फसल में लगने वाले जो मुख्य कीट हैं ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे? आजा बालक और देख इधर तमाशा। ठीक है, देख, ये दी से तो दीमक तुझे पहले से ऑटोमेटिक याद है या नहीं है? बोल याद है। और इस माह से गेहूं का जो हमने पहला देखा माहू, एफिड, गेहूं का माहू, तो इससे याद रखना माहू। क्या याद रखोगे? माहू। और इस का कोई मतलब नहीं है। और बात करें से मतलब, तो बालक गेहूं का सेने कीट। अरे क्या? गेहूं का सेने कीट, इससे याद रखना है। और अगला आता है गांव, तो इससे गोल सूत्रकृमि है ना, वो गाल जो सूत्रकृमि हमने पढ़ा था वो वाला याद रखना, गाल सूत्रकृमि, एग्यूना ट्रीटिसी वाला। ठीक है, वैज्ञानिक नाम भी याद करना। फिर अगला आता है व, और व से बालक वीविल है ना, वो गुजिया वाला। ठीक है, फिर मैं, और सर मैं से, सर ये तो म से तो माहू, और मैं से मोलिया, गेहूं का मोलिया सूत्रकृमि याद रखोगे। और ये फली छेदक तो अपने आप में एक नाम हो गया ना यार, है ना, चने का फली छेदक। तो ये देख बालक, इधर लिख फली छेदक। अरे क्या लिखेगा? फली छेदक। अब जरा इनकी काउंटिंग हम करते हैं, ये पूरे हुए या नहीं हुए, कोई बच के तो नहीं निकल गया इधर उधर? अरे नहीं जाने देंगे, पूरा याद करवाएंगे। देख बालक, ये पहला दीमक, दूसरा माहू,
तीसरा सैन्य कीट, फोर्थ गाल सूत्रकृमि, और फिफ्थ गेहूं का वीविल, 6 मौलिया, और 7 फली छेदक। बोलो 7 मुख्य कीट थे या नहीं थे? जो आप लोगों को याद हुए या नहीं हुए कमेंट करके बताना। ये ट्रिक अपने दिमाग में बिठाना कि दीमक को गांव में, है ना, दीमक से गांव में फली छेदक बोलते हैं। अच्छा, एक और ट्रिक बता देता हूं, बट इस लाइन का मतलब किसी की जाति भावना आदि को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है, एक जस्ट एक फन है, याद रखना। आप इसको कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि मोदी को गांव में फली छेदक भी बोलते हैं। देखिए, इस लाइन का मतलब मेरा ऐसा किसी की जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है और किसी को बुरा कहना नहीं है, जस्ट ये ट्रिक याद करने के लिए है। तो फिलहाल के लिए ये ट्रिक हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि ये नॉर्मल है। तो याद रखना, दीमक से गांव में फली छेदक बोलते हैं। और एक बार फिर से बताता हूं इसका मतलब क्या है। तो देखो, द मतलब दीमक, और मा से माहू, और से सैन्य कीट, और अगला हमारे पास गा से गाल सूत्रकृमि, व से वीविल, और में से मौलिया, और फली छेदक फली छेदक। तो अब तक आप लोगों ने गेहूं के 7 कीट देखे हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मल जो कीट हैं, जो माइनर कीट हमारे गेहूं में लगते हैं, माइनर पेस्ट, वो कौन कौन से हैं? तो आओ देखो। बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कैप्टन एग्रो ऐप के ऊपर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025-26 जिसका नाम है रामबाण कोर्स। अगर आपने एक बार ये कोर्स पढ़ा, आप, मैं कह रहा हूं, कृषि के सारे एग्जाम पार कर लोगे। तो कोर्स लेने के लिए क्या करना है? सबसे पहले कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करेंगे कोर्स के बारे में। कोर्स का नाम क्या है? रामबाण कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को कृषि पर्यवेक्षक के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और ये क्लास भी आपके उसी की है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, क्लास नंबर 6 आपने देखा ना, मतलब इसके पहले की क्लास है आपको इस पे मिलने वाली है ऐप के ऊपर। अच्छा, बात करें इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, तो आपको एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन विज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं और आपको 1000 एमसीक्यू की बुकलेट, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, 11वीं 12वीं की बुक, क्लास की पीडीएफ, ये सब कुछ जस्ट आपको फ्री मिलने वाला है इस कोर्स के अंदर। तो देरी किस बात की? सबसे पहला काम, कैप्टन एग्रो ऐप अभी डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और कोई डाउट है तो आप मुझे 7665686175 पे व्हाट्सएप करो यार, ठीक है, या कॉल करो, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। 999 रुपए मात्र इसकी प्राइस है, सोच लो। और मैं तो ये कह रहा हूं, एग्रीकल्चर में कतई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको, कहीं से कहीं तक पूरा सपोर्ट रहेगा। मतलब कंटेंट एक नंबर है, आप जैसा आगे देखने वाले हो। इस क्लास को पूरा देखो, खुद को विश्वास होगा कि कंटेंट क्या होता है, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, सभी सवालों के जवाब आपको एंड में मिल जाएंगे। और वाकई में अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अब तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, शेयर करना है अधिक से अधिक, सभी एग्रीकल्चर वाले बच्चों तक पहुंचाना है और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखना है। चलो आओ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बालक जो हमारे माइनर पेस्ट हैं। कौन से? गेहूं की फसल में लगने वाले माइनर पेस्ट। अब हमने वो माहू अलग देखा था, वो गेहूं का मुख्य है, बट और भी टाइप के एफिड में आते हैं, उसको भी हम बोलते हैं माहू। और इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रामीनम तथा रोपालोसिफम मेडिस। ठीक है, ये दो हैं, एक तो देखो यहां पे इसका जाफिस ग्रामीनम तथा रोपालोसिफम मेडिस, इस नाम का भी माइनर जो माहू है, एफिड है, ये गेहूं के अंदर लगता है, बट बहुत कम, माइनर मतलब कभी कभार। अगला कीट आता है होपर। होपर जिसको हम टिड्डा या होपर के नाम से हम जानते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लाओडेल्फक्स स्ट्रीएटेला और पायरिला परपुसिला। नाम थोड़े अजीब हैं, लेकिन यार एक बार में याद नहीं होंगे, बार बार याद करने पड़ेंगे, टेबल बना के लिखो, याद हो जाएंगे। अगला आता है जैसिड। जैसिड का नाम सबने सुना होगा और ये पत्ती चूसक कीट है। ये बाइटिंग वाला पेस्ट नहीं है, ये खाता नहीं है, ये चूसता है। ये क्या करता है? चूसता है। और याद रखना इसका वैज्ञानिक नाम है अमरास्का स्पीसीज। इसके अंदर कई सारे स्पीसीज आते हैं यार, कई सारे मतलब प्रजातियां आती है। ठीक है, अगला आता है वीट बग जिसको गेहूं बग या खटमल भी हम बोलते हैं। और याद रखना यूरीगेस्टर मोरा,
क्या इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? यूरीगेस्टर मोरा होगा। और बालक अगला आता है थ्रिप्स। देखिए ये जो थ्रिप्स हैं, एफिड हैं, ये आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ज्यादा लगते हैं। खीरे की फसल लो, टमाटर की फसल लो, अरे भर भर के आते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं कैसे कंट्रोल करें। आजकल आप लोग देख रहे हो कि पॉली हाउसों के अंदर काफी अच्छे से खेती की जा रही है, उनके अंदर भी भर भर के आते हैं। मतलब हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कंट्रोल करें तो कैसे करें यार, ठीक है। तो आओ देखो, तो थ्रिप्स आपके गेहूं में भी लगता है, और गेहूं में लगने वाला बालक जो थ्रिप्स है, इसका वैज्ञानिक नाम है एनाफोथ्रोपिस फेविसिनकटस। ठीक है, ये नाम ऐसे ही है, याद करने पड़ेंगे। आगे देखो, अगला आता है कटवर्म। और कटवर्म की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है, दो है इसके अंदर, एग्रोटिस स्पीसीज और मेरास्मिया ट्रेपेजेलिस। अगला आता है पिंक बोरेर, और इस पे स्टार लगा लेना, गुलाबी तना छेदक है गेहूं का। और देखिए जिस पे स्टार लगवा रहा हूं, पहले वाले तो सारे इंपोर्टेंट है, और यहां पे इस पे स्टार लगाना है। और इसका वैज्ञानिक नाम है सेसामिया इन्फेरेंस, और ये याद करना है। बाकी आप याद करो कि मत करो, बट ये नाम याद करना है, क्योंकि कई बार आपके परीक्षाओं के अंदर आया हुआ है। पिंक बोरर, गुलाबी तना छेदक गेहूं का जो है, इसका वैज्ञानिक नाम सेसामिया इन्फेरेंस। इन्फेरेंस इन्फेरेंस आगे याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अगला आता है सूट फ्लाई, सूट मक्खी। और बालक इसका वैज्ञानिक नाम है एथ्रीगोना नकवी। क्या नाम है? एथ्रीगोना नकवी और एथ्रीगोना ओराइजी, दो हैं। देख इधर देखिए, यहां पे है ना, ये एथ्रीगोना ओराजे और एथ्रीगोना नकवी, ये दो नाम याद रखने हैं। और अगला आता है ऑर्ल मगोट, है ना, जिसको पत्ती कुंडल मक्खी भी बोलते हैं। ये पत्ती की कुंडली बना देती है, लाइक है ना। अरे कुंडली मतलब वो शादी ब्याह वाली कुंडली नहीं, ऐसे गोल बना देती है। तो देखो आगे, इसका वैज्ञानिक नाम है हाइड्रेलिया ग्रीसियोला। क्या है? हाइड्रेलिया ग्रीसियोला। और अगला आता है फ्लिया बीटल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्सू बीटल या फली बीटल के नाम से भी हम जानते हैं। और बालक इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कीटोकिनीमा बेसालिस। कीटोकिनीमा बेसालिस। सर नाम तो अजीब है, बिल्कुल अजीब है यार, ये हमने नहीं रखे हैं नाम, पहले से हैं और याद करने पड़ेंगे। अगर आपको एग्जाम पास करना है, अगर आपको कृषि में करियर बनाना है, एक बार याद करो, परमानेंट याद रहेंगे। अभी आप लोग हमारा एक वीडियो उठा के देखो, बोटानिकल नेम वाला, उसमें बच्चों को इस तरीके से पुड़िया गोल के दिए है कि जिसने एक बार वो वीडियो देख लिया ना, मैं तो ये कह रहा हूं वो पूरे जन्म नहीं भूलने वाला कि किसका वैज्ञानिक नाम क्या है। सबके वैज्ञानिक नाम इस तरीके से उसमें मतलब बिल्कुल अच्छे से खोपड़ी खोल के अंदर डाले हुए हैं, ताकि परमानेंट बच्चे को याद रहे, ठीक है। अब देखिए, अब तक आप लोगों ने क्या देखा बोलो? सर अब तक आपने हमें यह बताया कि गेहूं के कौन कौन से कीट हैं, जिसके अंदर आपने दो प्रकार के कीट बताए। पहला आपने बात की मुख्य कीट के बारे में, जो बहुत ज्यादा लगते हैं। फिर आपने बात की माइनर पेस्ट के बारे में, जो बहुत कम लगते हैं, कभी कभार लगते हैं, बिल्कुल यहीं तक बात की। अब एक एक कीट को डीप में पढ़ाने वाला हूं, तो अच्छे से कस के अपनी पेटियां बांध दो, सीट बेल्ट लगा के बैठ जाओ अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि अब आपकी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और मैं कह रहा हूं फोकस बना रहा ना क्लास में, आपके जीवन में उजाला हो जाएगा, फोकस बन जाएगा अच्छे से, ठीक है। आओ देखो समझो, पहला जो हमारे पास आता है, जो हमने देखा था मेजर के अंदर, जिसका नाम क्या था? गेहूं माहू था, जिसको व्हीट एफिड के नाम से हम जानते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम पहले ही हम याद कर चुके थे। सर क्या था? अरे मैं बताया था ना मैंने आपको, मक्रोसिफम मिस्केंथी। क्या? मक्रोसिफम मिस्केंथी। थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं, आप लोग भी कर सकते हो। देख बालक और बालिका, बात कर रहे हैं गेहूं का माहू, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैक्रोसिफम और मिस्केंथी। बात करें परिवार क्या है, तो याद रखना परिवार है एफिडिडी। क्या है? एफिडिडी। और बात करें ये कैसा दिखता है, तो बालक ये देख, ये देख, ये देख ले रे बालक, ये देख ले, ये है गेहूं का माहू। अरे गेहूं की पत्ती ये देख, इधर है ना, ये पत्ती गेहूं की, और ये गेहूं के माहू, ये देखो इतने डेंजर हैं, बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, ये याद रखना। ये गेहूं के माहू है, बहुत डेंजर होते हैं, बहुत तेजी से अपना पॉपुलेशन में वृद्धि करते हैं। तो आप लोग मतलब आइडेंटिफिकेशन भी सीख रहे हो अभी के अभी, कि कौन सा कीट कैसा दिखता है। अब तो नाम अच्छे से याद होगा, जहां ऐसा दिखेगा वहां बोल देना मक्रोसिफस मिस्केंथी है, जो गेहूं का है, और परिवार है एफिडिडी, ठीक है। देखो एफिडिडी क्यों है सर, इसको याद कैसे रखे, कोई तरीका है? अरे यार एफिड, ये देख इधर, ये एफिड लिखा हुआ है ना, एफिड यानी ये माहू, और ये पीछे डीडी लगा दिया, तो एफिडिडी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ
सर हो गया है तो बहुत आसान था, बस यही है, नजरिया बदलो पढ़ाई करने का, कैसे पढ़ना है, कैसे टुकड़ों में शब्दों को तोड़ना है, कैसे याद करना है, ये और कोई नहीं खुद से आएगा जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। आओ बात करते हैं इसके बारे में और डीप में। भूल मत जाना मैं माहू के बारे में बात कर रहा हूं। यह कीट गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है, सभी जगह पे आपको मिल जाएगा। और बात करें इसका प्रमुख पोषक होस्ट जो पौधा है जिसपे ये लगता है तो ये वीट है, गेहूं है, परंतु बालक ये बारले पे भी लगता है, जई पे भी लगता है और दूब घास। अब देख लो यहाँ कई सारी चीजें याद होगी यार। अभी जैसे दूब घास का वैज्ञानिक नाम आपके सामने है, बोलो रट लो यार, इसको याद कर लो ना, क्योंकि पेपर में आता है यार। ये देखो इधर साइनोडोन डेक्टाइलोन, अगर ये याद नहीं करोगे आप, इसको स्किप करोगे तो एग्जामिनर स्किप कर देता है अधिक सारे बच्चों को। बोलो करता है कि नहीं करता है? तो यार पढ़ना पड़ेगा हमें, एक एक शब्द पे फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, रट्टा नहीं मारना, समझना है चीजों को। आगे देखो अगला, ठंडे और बादल वाले मौसम में इनका प्रकोप ज्यादा होता है। जब ऐसे बादल हो गए हो, मौसम खराब हो गया हो, तब तो भाई साहब बोलते हैं, एफिड के जो दादाजी वो बोलते हैं अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो फटाफट अटैक करते हैं। ये कंडीशन होती है इनकी, याद रखना। आगे देखो इधर, अत्यधिक गोबर खाद अगर हम डालते हैं, गोबर युक्त खाद, ठीक है, जो अच्छी सिंचित और रसीली फसल में ये कीट लंबे समय तक बना रहता है, याद रखना। अगर हमने अत्यधिक खाद हमने ज्यादा डाल दी है, ठीक है, और अच्छी सिंचाई अगर हमने कर दी है, पत्तों में अच्छा रस है, तो इनको तो मजा आ गया क्योंकि चूसक है ना, इनको मजा आ जाता है, ये आ जाते हैं, टूट पड़ते हैं अपनी टुकड़ी के साथ। आगे देखो, प्रजनन दर ठंडे मौसम में अधिक होती है, फरवरी मार्च में इनकी संख्या अधिकतम हो जाती है, क्योंकि ये वो समय होता है जब ठंड निकली होती है जस्ट। क्योंकि आपने देखा होगा जनवरी में काफी ज्यादा, दिसंबर जनवरी में ठंड होती है, प्रजनन दर ज्यादा होती है, और फरवरी मार्च में तो काफी ज्यादा संख्या इनकी हो जाती है। आगे देखो, मादा कीट बिना नर के सहवास के बच्चे उत्पन्न कर सकता है, और बालक जिसे क्या बोलते हैं तो याद रखना फार्थोजेनेसिस बोलते हैं। बिना नर के ही बच्चे पैदा करेगा ये कौन? अरे माहू। आगे देख बालक, गेहूं में इनसे होने वाला नुकसान लगभग 36% तक पाया जाता है। और बात करें आर्थिक क्षति स्तर, ETL। अब बालक ETL क्या होता है? अरे ETL क्या होता है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। सर इसका मतलब हम नहीं समझे। देखिए बालक, इसका मतलब यह है कि गेहूं की लीफ पे 1 2 3 4 5, अगर ये 5 एफिड आपको दिखाई दे तो देखो 5 से कम दिखाई देने पर भी आपको स्प्रे नहीं करना दवाई का, और 5 से ज्यादा इसका मतलब जनसंख्या ज्यादा हो गई है तो आपको जस्ट इस 5 वाले पे ही कंट्रोल करना है, स्प्रे करना है, तब तो आप कीट को नियंत्रित कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये लेवल इस तरीके से हमें पता चलता है, एक बाली पे हमें 5 माओ से ज्यादा नहीं दिखने चाहिए, ये ETL लेवल होता है, ठीक है। आगे देखो, लक्षण की बात करें, पौधे पे लक्षण कैसे दिखेंगे तो याद रखना, माहू के शिशु और वयस्क पौधों का रस चूसते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि ये रस चूसक कीट है, और विशेषकर बालियों और कोमल पत्तियों से। कहां से? बालियों से, और जो कोमल कोमल सी पत्तियां हैं उनसे पूरा रस चूस के खत्म, पत्तियां सूख जाती है। याद रखना, बालियों पर माहू झुंड में दिखाई देते हैं, पूरा अटैक हो जाता है बहुत ज्यादा, फसल मुरझाई सी पीली पड़ जाती है। यार क्या होगा, इतना अटैक होगा तो गंभीर प्रकोप पर दानों की भराई कम होती है और उपज घट जाती है। इसने तो सर बड़ा नुकसान कर दिया हमारे किसान को, बिल्कुल कर दिया, ये नुकसान हम नहीं होने देंगे, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ो, बात करेंगे कैसे नहीं होने देंगे सर, नियंत्रण करेंगे ना, कैसे करेंगे। देख बालक, डाइमेथोएट 30 cc आता है, 375 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करो, बात खत्म। या ऑक्सीडिमेथोन मिथाइल 25 cc आता है, 375 ml के हिसाब से प्रति हेक्टेयर स्प्रे करो। या मोनोक्रोटोपास, ये तो सबको मार देता है यार। देख बालक, मैं नहीं बोल रहा, अलग अलग दवाइयां याद रख, कुछ इंसेक्टिसाइड याद रख जो आपके कीटों को नियंत्रित करेंगे। कई सारे बच्चों को तो होश ही नहीं होता है कि सर इंसेक्टिसाइड कौन से हैं, फंगिसाइड कौन से हैं, फर्टिलाइजर कौन से हैं। जब मिलान वाला क्वेश्चन आते हैं तो दोनों में आपस में मिक्स करके आ जाता है बालक। यार थोड़ी तो मतलब समझो, आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, या हो सकता है आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा तो हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, रट्टे थोड़ी मारने यार, समझना पड़ेगा, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो मोनोक्रोटोपास ये वही है जो सोयाबीन वगैरह में भी हम काम लेते हैं, चने की इल्लियों में काम लेते हैं, है ना। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है।
375 ml प्रति हेक्टेयर, और इन्हें हमें 500 लीटर का पानी का टैंकर आता है, उसमें डालो, मिक्स करो, ट्रैक्टर की मशीन से स्प्रे कर दो, या जो टंकी हमारे कंधों के पीछे बनती है, क्या बोलते हैं उसे, अरे नैपसैक मशीन, या उससे स्प्रे कर दो। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी वाली आ गई, वो डंडा भी खत्म की, कुर्र 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 इधर स्प्रे कर रहा है हमारा रामलाल, वो बातें गई अब। ठीक है, अब है थोड़ा एडवांस जमाना, और इसके हिसाब से काम बहुत, अरे आजकल रोबोट आ गए यार, वो ड्रोन देखे होंगे, उनसे स्प्रे हो जाता है बहुत आसानी से। आओ आगे सर, वो तो बातें हैं, कहां तक चलेगी, हम टॉपिक पे आते हैं बालक। अगला जो कीट आता है गेहूं का, जिसको बोलते हैं गेहूं का फौजी। सर फौजी होता है क्या गेहूं में भी? बिल्कुल होता है यार, ये रक्षा नहीं करता, लेकिन देखो इधर, फौजी कीड़ा, आर्मी वर्म, सैन्य कीट आदि के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक नाम है मिथिमना सेप्राटा, है ना, मिथिमना सेप्राटा। और बात करें परिवार, तो परिवार याद रखना न्यूक्लिट्यूडी, न्यूक्लिट्यूडी, और याद रखना ये तो चट करने वाला है, खाने वाला कीड़ा है, याद रखना जितने भी खाने वाले कीड़े हैं अधिकतर ये इस परिवार में आते हैं, नॉक्ट्यूडी, याद रखोगे। ये ऐसा दिखता है, ये देख लो, सेना के कलर का है ना ये, बोलो, बिल्कुल एक फौजी के जैसा है, बिल्कुल फौजी जैसा दिख रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग है, पूरा डेंजर है, काफी ज्यादा खतरनाक ही दिख रहा है दिखने में, ये देख लो, ये है गेहूं का कौन, अरे फौजी। अब ये जो फौजी है ना, ये अकेला नहीं आता, ये सेना लेके चलता है पूरी की पूरी, और जब सेना लेके खेत में घुसता है ना बालक, पूछो मत यार, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है खेत की। ऐसा लगता है कि कोई गाय भैंस आई हो और खेत को चट करके चली गई हो। सर ऐसा करता है ये? अरे बिल्कुल ऐसा ही करता है। आगे देखो, देख बालक, यह कीट विश्व भर में पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेगा। कहां से आया? भारत में यह कीट मैक्सिकन किस्मों के आने के बाद गेहूं का प्रमुख कीट बना है, जब मैक्सिकन किस्में आई। इसका प्रकोप अनियमित होता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हम, कुछ वर्षों में बहुत अधिक तो कुछ में बहुत कम, कभी नहीं होगा तो कभी होगा। प्रमुख पोषक पौधे जिन पे ये खाना खाता है, गेहूं है, गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, बरूघास है। ठीक है, ये होस्ट प्लांट है जिन पे ये पाया जाता है। और यह कीट रात्रि के समय ज्यादा सक्रिय होता है, रात्रि के समय ज्यादा एक्टिव रहता है। तो याद रखना, ये न्यूक्लिडी परिवार आपने देखा ना, इनको रात्रि वाले परिवार के नाम से भी हम जानते हैं। तो रात्रि के समय बहुत एक्टिव रहेंगे और दिन में छुपे होते हैं पत्तियों के नीचे। ठीक है, आगे देखो, प्यूपा सामान्यतः मिट्टी में 0.5 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बनता है। और बात करें इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, तो याद रखना, नवजात सुंडियां धागा बनाकर हवा के सहारे एक पौधे से दूसरे पौधे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवे पे, इस तरीके से छलांग लगाती है। ठीक है, और प्रारंभिक अवस्था में कोमल पत्तियों को खाती है, विशेषकर पत्तियों के बीच वाले भाग को तो बिल्कुल चट कर जाती है आप, क्योंकि बीच वाला भाग कोमल होता है। कोमल देखो इधर, बाद की अवस्थाओं में यह पुरानी पत्तियों को खाकर उन्हें पूरी तरह कंकाल जैसा बना देती है। बाद में तो ये पूरी जो पत्ती है बालक, ये आप लोगों को ऐसे बीच में से खा लिया और ये कंकाल जैसी पत्ती आप लोगों को दिखाई देती है कि अरे कंकाल किसने बनाया? अरे सेना आई थी ना, एक फौजी कीड़ा आया था, वो बना के चला गया। आगे देखो, भारी प्रकोप में पूरा खेत ऐसे दिखता है जैसे पशु ने चर लिया हो, जैसे पशु खा गया हो, सब कुछ खत्म करके चला गया हो, एक सांड आया हो, खत्म कर गया हो। ठीक है, आगे देखो, सुंडिया बहुत तेजी से खाती है और एक खेत से दूसरे खेत में पलायन कर जाती है, क्योंकि सुंडिया तो बस एक खेत में खाया, दूसरे में टेक, दूसरे में खाया, तीसरे में टेक, पूरे क्षेत्र को भी खराब कर देती है, खत्म कर देती है। कौन? अरे ये सैन्य कीट। आगे देख बालक, गंभीर प्रकोप पर बालियों को भी खा जाती है। अगर इनको और कुछ नहीं मिलेगा तो बालियों को खा जाएगी। अब जब बालियां खा गई तो बचा क्या गेहूं में यार? दाना बचा क्या? नहीं बचा, खा गई वो, जिससे अंकुरी दाने और दंती नष्ट हो जाते हैं। जो छोटे छोटे दाने बन रहे होते हैं, जो दूधिया अवस्था में होते हैं, खत्म हो जाते हैं सारे के सारे, नष्ट एक बार में। खेत में भूरे रंग के मलकण दिखाई देते हैं और ये भूरी पोटी करके चले जाते हैं खेत में। अरे जो पत्तियां हैं उन पे भूरी 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 पोटी आपको दिखाई देगी। तो याद रखना वो किसकी है? ये फौजी कीड़े की है। वो याद रखोगे। तो सर इसका नियंत्रण कैसे करें? बिल्कुल करेंगे नियंत्रण, तू चिंता मत कर, सब याद करवाऊंगा मैं। थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि कीट कई सारे हैं। देखो, सुंडियों को इकट्ठा करके नष्ट करो। सबसे पहला काम, गहरी जुताई करने से प्यूपा मिट्टी में नष्ट हो जाते हैं। पहले अच्छे से गहरी जुताई करो ताकि कुछ स्पोर भी ना बचे जमीन में। नियंत्रण देखो, डाइक्लोवास 85 SL 500 ml पानी में मिलाओ, स्प्रे करो। सॉरी 500 ml मिलाओ,
5000 लीटर पानी में 1 हेक्टेयर के लिए। या कार्बारिल 50 WP 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। और या फिर क्यूनालोफोस, इसका नाम तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, 25 cc 1 लीटर मिलाओ 1 हेक्टेयर के लिए। और उपरोक्त को 500 लीटर याद रखना 1 हेक्टेयर। ये याद रखने वाली बात नहीं, कॉमन बातें हैं। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, जाहिर सी बात है। आगे देखो, अगला आता है बालक गुजिया घुन गुजिया विविल। गुजिया विविल, अरे भुजिया नहीं बोल रहा, भुजिया तो बीकानेरी फेमस है, याद रखना। याद रखोगे पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वैज्ञानिक नाम क्या है सर इसका वैज्ञानिक नाम है टेनिमेकस इंडिकस, क्योंकि गुजिया इंडिया, तो याद रखना टेनिमेकस इंडिकस। परिवार क्या होगा? कुर्कुलियोनिडी, कुर्कुलियोनिडी है ना। परिवार क्या होगा? कुर्कुलियोनिडी है ना। वापस बोल रहा हूं, कर्कुलियोनिडी, कर्कुलियोनिडी किसका परिवार? टेनिमेकस इंडिकस का। आओ इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। ये है क्या सर? ये है विविल, ये है गुजिया, बिल्कुल गुजिया के जैसा दिख रहा है। अरे बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? गुजिया, ये देख लो, ये है, इसका नाम है गुजिया। ये भी सर डेंजर है, बिल्कुल गुजिया के जैसा ये देख लो, है कि नहीं है गुजिया? बोलो। ये देखो, ये गेहूं की बाली पे बैठा हुआ है, ये देख लो, ये है गुजिया भाई साहब, है ना। बिल्कुल गुजिया के जैसा दिख रहा है आप लोगों को। बिल्कुल सर, दिखाई तो दे रहा है हमें गुजिया के जैसा। तो बालक आजा इसके बारे में जानते हैं। यह मुख्य रूप से रबी की फसलों की अंकुरण अवस्था में हानि पहुंचाता है। इनके प्रमुख पोषक पौधे गेहूं, जौ, चना और सरसों हैं, इनको खाता है। वयस्क अडल्ट भूरा धूसर रंग का होता है, ये देखो भूरा धूसर है कि नहीं है? अरे इसीलिए तो फोटो लगाया गया है ताकि याद करो और समझो। लगभग 6 से 8 मिलीमीटर लंबा, ये 6 से 8 मिलीमीटर लंबा होगा, 6.8, ठीक है। और 2.4 मिलीमीटर चौड़ा होगा, 2.4 मिलीमीटर। इसके अग्र पंख 4 विंग लंबे और पिछले पंख त्रिकोणीय होते हैं। ये पिछले वाले त्रिकोणीय, आगे वाले लंबे होते हैं। लेकिन ये उड़ नहीं सकता है, ये उड़ेगा नहीं, याद रखना। यह कीट जून से दिसंबर तक सक्रिय होगा। कई सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि ये नर्सरी का कीट है। मतलब वही है कि छोटी अवस्था में जब हमारा पौधा अंकुरित होता है, उस स्टेज में इसका अटैक होता है और ये खा जाता है, ठीक है। ये था गुजिया। और दिखता कैसा है? भूरा है, दूसर। लंबाई वगैरह सब बता दी यार, चौड़ाई वगैरह सब बता दी, कैसा रंग है, कैसा रूप है, सबके बारे में हमने जाना, है ना। आगे देखो, सिम्टम कैसे होंगे? केवल वयस्क कीट ही फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, छोटे बच्चे नहीं पहुंचाते। देखो आगे, ये पौधों की कोमल पत्तियों को, कोपलों को खा जाते हैं। अंकुरित पौधे को जमीन की सतह पर काट देता है, जिससे पौधा सूख जाते हैं या गिर जाते हैं। जैसे पौधा यहां से उगा बेचारा हमारा, ये यहीं से कट कर देगा, ये ले गिर जा नीचे। अब नीचे गिरने के बाद आराम से कहेंगे, बच्चों को बुला लेगा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, खाओ, आ गया नाश्ता तुम्हारे लिए। इस तरीके से अपना काम करता है। आगे देखो, वाह क्या बात है, ये हुई ना काम की बात। बिल्कुल, एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, कई सारे सवाल अपने साथ लेके घूम रहे हो, सर कौन सा कंटेंट पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, बोर हो गए पढ़ के, 17 किताबें पढ़ लिए भाई, एक ही जगह गड्ढा खोदो, 10 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है पानी वही निकलेगा। मैं तो ये कह रहा हूं, आंख बंद करो, कैप्टन एग्रो ऐप अभी डाउनलोड करो। एग्रीकल्चर में, कृषि पर्यवेक्षक में कतई दिक्कत नहीं आने देंगे हम आपको। ये डेमो इसीलिए आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। यहां पर आपको कृषि पर्यवेक्षक के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के 3 विषय पढ़ाए जा रहे हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। और लेवल आप देख लो इसी तरीके से, ये वही एप वाली क्लास आप लोगों के लिए दी जा रही है, ठीक है। इस क्लास में आपको 1000 MCQ की टेस्ट सीरीज एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, 10 मॉडल पेपर है, 1000 MCQ की बुकलेट है, टॉपिक वाइज MCQ है, 11-12 की PDF है, क्लास PDF, ये PDF भी आपको वहीं पे मिलने वाली है, एज अ नोट्स है ये, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है, समझना है। और क्या मिलेगा सर हमें? अरे और भी बहुत कुछ मिलेगा इसमें। आप एक बार कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्राइस है मात्र 999। बट एक इंपॉर्टेंट जानकारी, 1 नवंबर से इन कोर्सेज की, इसकी नहीं, कैप्टन एग्रो के सभी कोर्सेज की प्राइस बढ़ने वाली है। ये पहले ही मैं जानकारी दे देता हूं, बाद में कोई बच्चा फोन करके बोले कि सर कम प्राइस कर दो पहले वाली। तो भाई देख, यही समय है अगर तुम्हें तैयारी करनी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर सही समय पे सही तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा। पता लगे 1 महीने पहले कोर्स लेके तैयारी करना चाह रहे हो, फिर नहीं होगा। तो इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, जो भी बच्चा लेना चाहता है ले सकता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे।
तो हम बात कर रहे थे प्रकोप। प्रकोप अधिकतर अक्टूबर और नवंबर में देखा जाता है जब रबी फसलों का अंकुरण होता है। भारी प्रकोप की स्थिति में फसल को दोबारा बोना पड़ जाता है, कभी कभी तो ऐसी कंडीशन कर देता है, ठीक है। नियंत्रण की बात करें तो कार्बारिल या फिर मेलाथियान आपको क्या करना है, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको भुरकाव करना है। कीट सक्रियता के समय अक्टूबर नवंबर में भुरकाव करना सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि आपने देखा ना जून से दिसंबर तक होता है सक्रिय। अगला आता है बालक 4th नंबर का, जिसको बोलते हैं ग्राम पोर्ट बोरर फली छेदक। यार इसके बारे में कौन नहीं जानता, आप चने के अंदर भी पढ़ोगे इसको, चने की इल्ली। देख बालक, इसका वैज्ञानिक नाम, अरे बोल दे जहां बैठा है वहीं से। मैं तो कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में आज इन सबके वैज्ञानिक नाम आने चाहिए, अगर आ गए ना परमानेंट याद रहेगा एक एक बच्चे को। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। और देखो क्या, नॉक्टियोडी इसका परिवार है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ये करता क्या है, इसके बारे में सब जानते हैं ना यार। पोर्ट में बोर कर देता है, होल कर देता है, नाम ही फली छेदक है तो फली पे लगेगा। तो देख ये सर फली, अरे फली तो चने में होती है ना, यहां तो स्पाइक होता है, ये देख गेहूं का। और ये देख लो भाई साहब, बिल्कुल बहुत ताकतवर है, अच्छे से दिख रहा है, बहुत डेंजर है क्योंकि चट कर गया है पूरा। ये देख लो ना यार, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इस तरीके से होता है, इतना डेंजर होता है, सबको खा जाता है, छोड़ता ही नहीं है कुछ भी, याद रखना। यह कीट मुख्य रूप से चने का कीट है, परंतु गेहूं के पकने की अवस्था में भी नुकसान करता है। उड़ता उड़ता या चलता चलता आ जाएगा और गेहूं में भी बस खाना पकाएगा कि चलो आज कुछ नया खाते हैं, बर्गर खाते हैं आज, वो वाली बात है। यह गेहूं, कपास, टमाटर, चना, मक्का, तिल, ज्वार आदि की कई फसलों पर पाया जाता है। आगे, गेहूं की फसल में इसका प्रकोप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है जहां गेहूं की फसल कपास के बाद बोई जाती है। कपास के बाद अगर आप लोगों ने गेहूं की फसल की बुआई की तो पक्का 100% ये आएगा। कौन आएगा, अरे आर्मी। सर आर्मी जोरा कौन, अरे चने की इल्ली। ये नहीं मानेगी, फिर आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो आओ देखो, इसकी सुंडियां अत्यधिक विनाशकारी होती है और पौधों के दानों को खाकर अंदर से खोखला कर देगी। देख लो यार, ये बिल्कुल इसके दाने को खा जाएगी, खोखला कर देगी, कुछ नहीं छोड़ेगी अंदर। लक्षण, यह कीट गेहूं की बालियों पर आक्रमण करता है। बिल्कुल देखो सर, बिल्कुल सही बात है, गेहूं की बाली पे आक्रमण किया हुआ है। सुंडी दानों को खाकर बालियों को क्षतिग्रस्त कर रही है, बिल्कुल कर रही है। प्रभावित बालियां खाली और अधूरी भरी हुई दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई दे रही है सर, ये तो बढ़िया बात है ना। अरे नहीं है बढ़िया बात, नुकसान हो रहा है इससे। आगे देख, खेत में झुकी हुई दानों से रहित बालियां इसका प्रमुख लक्षण है। पूरे खेत में बालियां ऐसे झुकी हुई दिखेगी और दाने नहीं दिखेंगे उनके अंदर। प्रकोप प्राय फसल के पकने के समय मार्च अप्रैल में देखा जाता है, क्योंकि बालक उसी समय दाना बनता है और उसी दाने को ही खाती है, क्योंकि वही दाना इसको अच्छा लगता है। जैसे चने में भी दाना खाती है पूर्ण फली, वैसे यहां पर भी दाने बनने का इंतजार करती है। पहले नहीं आएगी ये मार्च अप्रैल में आएगी कि चलो 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 दाने बन गए गेहूं में, आ जाओ अब तो अटैक करते हैं, अब अपना पेट भरने की बारी है। इस तरीके से आती है। आगे देखो, नियंत्रण तो कार्बारिल या सबसे बेस्ट क्विनालोफॉस या इससे भी बेस्ट मोनोक्रोटोफॉस। मोनोक्रोटोफॉस याद रखोगे, इन सब दवाइयों का आप स्प्रे कर सकते हो, जिससे आप नियंत्रित कर सकते हो। 500 लीटर पानी में आपको क्या करना है, घोल बनाना है, स्प्रे कर देना है। अगला आता है बालक दीमक, टर्माइट। और दीमक भी अपने आप में एक इंपोर्टेंट और डेंजर पेस्ट है। किसका, गेहूं का। दीमक तो सबने देखी होगी ना यार, लकड़ी में भी तो लगती है। तो देख बालक, वैज्ञानिक नाम, 2 प्रकार की दीमक है, कौन कौन सी, ओडोंटोटर्मिस अबेसस और माइक्रोटर्मिस अबेसाई। ये देख लो इधर, ओडोंटोटर्मिस अबेसस ये पहली है और माइक्रोटर्मिस अबेसाई ये दूसरी है। और देखो, टर्माइट से टर्मिटिडी, जैसे एफिटिडी याद किया था ना माहू में, वैसे देखो यार मैं कह रहा हूं कई सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में जा सकती है, बस लेना हमें है उनको कि कैसे लेना है। तो याद रखना है, इसका परिवार क्या होगा, टर्मिटिडी होगा। किसका, टर्माइट का। और वैज्ञानिक नाम, अरे बोलो, माइक्रोटर्मिस या दूसरा हमारे पास कौन सा है, इधर देखो, ओडोंटोटर्मिस। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दीमक के बारे में। और ये दीमक कैसी दिखती है, ये देख लो, ये है दीमक। कौन है रे बालक, दीमक है। देखो बिल्कुल, हानि की बात करें तो देखो, दीमक गेहूं की फसल को बुआई के तुरंत बाद फसल की परिपक्वता के समय गंभीर नुकसान पहुंचाती है। प्रारंभिक अवस्था में दीमक जड़ों को खा जाती है, स्टार्टिंग में तो, और पूरी तरह पौधा सूख जाता है और आसानी से जमीन से खींचे जा सकते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाता है। बाद की अवस्था में संक्रमित पौधे में सफेद बालियां निकलती है जिनमें दाने नहीं बनते हैं। किसकी वजह से, अरे दीमक की वजह से। किसकी वजह से, दीमक की वजह से। आगे देखो, नियंत्रण बीजोपचार सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। प्रति किलोग्राम बीज दर पर 4 मिलीलीटर क्लोरीफाइरिपोस आप ले लो।
ये रामबाण इलाज है किसका? दीमक का। तो बस एक चीज याद रखो, क्लोरीफाइरिपोस या फिर आप एंडोसल्फान भी आप ले सकते हो। इससे उपचारित करो बीजों को, दीमक नहीं लगेगी। या फिर खड़ी फसल में नियंत्रण के लिए आप क्या करो, एंडोसल्फान को 2.5 लीटर के हिसाब से 5 लीटर पानी में घोलो और स्प्रे कर दो। मिट्टी में मिलाकर हेक्टेयर क्षेत्र के समान रूप से छिड़के। मिट्टी में मिलाकर करना है भाई, स्प्रे नहीं करना है ना। और इसके बाद हल्की सिंचाई करें ताकि दवा मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाए। क्लोरीफाइरिपोस या एंडोसल्फान दोनों में से कोई एक ले लो, काम करेगी। आगे देखो, अगला जो आता है जिसका नाम है मोलिया। भूल तो नहीं गए ना ट्रिक? दीमक से गांव में फली छेदक बोलते हैं। क्या बालक? दीमक से गांव में फली छेदक बोलते हैं। ये लाइन याद कर ले। इलाज है पर्रा इनका कंप्लीट। ठीक है, देखो मोलिया नेमेटोड या इसको सिस्ट नेमेटोड कहा जाता है। सर सिस्ट नेमेटोड क्यों बोलते हैं? सिस्ट मतलब क्या होता है? अरे बालक यार देख इधर, सिस्ट ये है मादा। अरे अब तो देखेगा, ये क्या है? मादा है। किसकी? मोलिया नेमेटोड की। और ये मादा मर गई। क्या हो गया? मर गई। लेकिन मरने के बाद भी इसके पेट में कई सारे इसके बच्चे हैं जो सही समय आने पर बाहर निकलेंगे। तो इस मरी हुई मादा जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको बोलते हैं सिस्ट। समझा? अब क्लियर हुआ? देखो कैप्टन एग्रो पे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, मतलब ये है। ठीक है, तो देखो इधर बात करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम हेटेरोडेरा एविनी है और हेटेरोडेरिडी इसका परिवार है। देखो हेटेरोडेरा से हेटेरोडेरिडी याद रहेगा। सर ये किस तरीके से कहां अटैक करता है गेहूं में? बालक ये जड़ों में होता है। गेहूं की जो जड़ें होती है इनमें गांठें ही गांठें बना देता है, जिनमें कई सारी जनसंख्या उत्पन्न करता है और जड़ों को खत्म करता है। जब जड़ें खत्म होगी तो पौधा पोषक तत्व जल नहीं ले पाएगा, और जब ये सब कुछ नहीं ले पाएगा तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी, पौधा सूख जाएगा, उत्पादन कम होगा। बिल्कुल ये सब होगा। देखो ये जड़ों में अंडे देखो इसके, ये गेहूं की जड़ें हैं, ये बिल्कुल गांठे गांठे दिख रही है ना ये आप लोगों को। तो बिल्कुल ये क्या कर रहा है? सिस्ट गांठे बना रहा है। वितरण और स्थिति की बात करें तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रूप से मिलेगा और हाल ही में भारत के राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्यों में भी पाया जाने लगा है। बात करें होस्ट पौधा कौन है, तो एक तो हमारे पास आता है गेहूं है, जौ है, जई है और राई है। ये होस्ट है जिन पे ये अटैक करता है। बात करें हानि के लक्षण क्या होंगे, तो याद रखना संक्रमित पौधे बौने और अस्वस्थ दिखाई देते हैं। जड़ों पर अधिक शाखाएं बनती है, जैसा अभी फोटो में देखा, मुख्य जड़ छोटी या झाड़ी या झुंड नुमा हो जाती है, उस पर छोटी गांठें बन जाती है, जैसा कि अभी फोटो में आपने देखा। ये देखो ये इस तरीके से जब पौधे को उखाड़ के देखोगे ना तब दिखेगा ये। गंभीर संक्रमण में अंकुर मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाते हैं और बाद में प्रभावित पौधे छोटे तने और बालियां बनाते हैं, जिससे उपज कम होती है। या तो पौधा छोटा रह जाएगा या बाली छोटी बनेगी। यह नेमेटोड प्रतिकूल मौसम में सिस्ट के रूप में मिट्टी में रहता है। जैसा कि मैंने बताया ना कि ये मर गया मादा, इसके अंदर कई सारे इसके छोटे 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 जीवाणु हैं। अनुकूल मौसम आएगा सक्रिय, और मादा मर गई। मरने के बाद बच्चे दे रही है और इसको बोलना है सिस्ट, जो मिट्टी में पड़ा हुआ है अभी, जो निष्क्रिय है बट उसके अंदर जीव है। आगे सिस्ट मादा के मृत शरीर से बनता है जिसमें अंडों की बड़ी संख्या होती है। अनुकूल परिस्थितियों में अंडे सिस्ट के अंदर फूटते हैं और लार्वा दूसरे अवस्था में मिट्टी में निकलते हैं। बिल्कुल यही होगा आगे जाके यार। आगे देखो, लार्वा पौधों की जड़ों के सिरे के पास प्रवेश करते हैं। संभोग के बाद मादा के शरीर में अंडे परिपक्व होते हैं और मरने पर उसका शरीर सिस्ट में बदल जाता है। और नियंत्रण फसल चक्र अपनाओ। गैर आश्रयी फसलें जैसे सरसों, दालें, मेथी, गाजर 1-2 वर्षों तक उगाओ। दूसरी फसलें उगाओ जिनमें नेमेटोड नहीं आता है, ये सिस्ट नेमेटोड। ठीक है, आप गेंदा भी लगा सकते हो, याद रखना बीच बीच में अगर आ रहा है, क्योंकि गेंदा भी नहीं आने देता है। या क्रूसीफेरी कुल की आप फसलें लगा दो। प्रतिरोधी किस्में जैसे गेहूं की राज MR1 और जो कि RD 2035 और RD 2052 आप लगा सकते हो। ग्रीष्मकालीन जुताई, गर्मी में 2 से 3 बार गहरी जुताई करें। और रासायनिक नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरॉन 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको क्या कर देना है? मिट्टी में मिला देना है। आगे देखो, अगला आता है हमारे पास 7वें नंबर पे कौन सा बालक? गेहूं गोल नेमाटोड, जिसको गेहूं गाल नेमाटोड के नाम से हम जानते हैं। देखो वीट गाल नेमाटोड,
जिसको एगुना ट्रेटिसाई या ट्रेटिसी इसका वैज्ञानिक नाम है, और परिवार क्या होगा, टाइलेनकिडी, टाइलेनकिडी, ठीक है, याद रखोगे। और ये देखो नेमाटोड, बिल्कुल पानी के जैसे धागीनुमा संरचनाएं थी, शिष्ट जड़ों में होगा, और ये कहां होगा, इस जगह पे। ये इस तरीके से मतलब लक्षण होंगे इसके। जो गेहूं की बाली है ये चित्तर बित्तर सी ऐसे दिखेगी, दानों का शेप खराब कर देगी, और यहाँ पे गांठे ही गांठे बना देगी इस जगह पे। देखो ये गेहूं की बाली में, यह एक विश्वव्यापी है, सब जगह पे मिलेगा। यह ईयर कोकल या मामनी रोग उत्पन्न करता है। ये ईयर कोकल है गेहूं का, है ना, जो बाली है वो खराब हो गई है यहाँ पे। और यह नेमेटोड बैक्टीरियल रोग, पीला चिपचिपा कान सड़न, येलो स्लाइम ईयर रोट या टुंडू डिजीज, है ना, गेहूं का टुंडू रोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका वाहक भी है ना, याद रखोगे। जो आपके साइनोबैक्टीरियन ट्रिटिसाई बैक्टीरिया से होता है। कौन, अरे जो गेहूं का टुंडू रोग है वो इस बैक्टीरिया से होता है, बट वाहक कौन है, तो वाहक कौन है, ये है वाहक, एगुना ट्रिटिसाई। तो बाल को उम्मीद करता हूं अब तक आप लोगों ने 7 रोग पढ़े और जहां तक के पढ़े अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं जो आपके गाल नेमेटोड हैं, ये कौन कौन से पौधों पे अटैक करता है। देख बालक, राई, स्प्लेट और इमर गेहूं और जई और बारले, है ना, जई और बारले इस रोग से प्रतिरोधी है, इनमें नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, हानि के लक्षण क्या है, संक्रमित पौधे बौने रहेंगे, ठीक है, उनकी पत्तियां सिकुड़ी, मुड़ी और लिपटी हुई दिखाई देगी, और संक्रमित बालियों में कुछ दानों की जगह गोल्स बन जाते हैं, इसीलिए तो गोल नेमेटोड बोला। इधर देख बालक, ये देखो, अरे इसीलिए गोल नेमेटोड बोला है यार, ठीक है। आगे देख इधर, रोगग्रस्त बालियां छोटी मोटी और खुली ग्लूम्स वाली होती है। और बात करें नॉर्मल, तो परिपक्व फसल में सूखी गोल्स बालियों में गिरकर मिट्टी में या भंडारण के दौरान दानों के साथ मिल जाती है। ये सूखी गोल्स लंबे समय तक जीवित रहती है। एक गोल्स में लगभग 800 से 30,000 लार्वा होता है, देख लो कितना ज्यादा है, जो नमी मिलने पर सक्रिय हो जाते हैं। बुआई के समय गोल्स नमी को सोखकर नरम हो जाती है और लार्वा मिट्टी में मुक्त होकर पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं और लगभग आपके 1/3 मीटर दूरी तक जा सकते हैं। लार्वा पौधों की नवीन पत्तियों को और बढ़ते हुए बिंदुओं पर परजीवी रूप में भोजन करते हैं। जैसे ही पौधे बालियां बनने की अवस्था में पहुंचते हैं, लार्वा फूल की कलियों में प्रवेश कर सामान्य बीजों के स्थान पर गोल्स बना देगा। और बालक ये क्या करेगा, जो बाली में आपके दाने बनने थे, इन दाने की जगह पे एक गोल्स ही गोल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, गोल्स बनेंगे, आपको गांठ जैसा दिखाई देगा, और यही आपके एगुना ट्रिटिसाई है, याद रखना, जो टुंडू रोग का वाहक भी है। और बात करें गोल्स में नर और मादा विकसित होकर संभोग करेंगे। अंदर देखो ये नर और ये मादा, और इनका संभोग स्टार्ट। मादा अंडे देगी जिनसे नई लार्वा निकलकर दूसरी अवस्था तक विकसित होकर निष्क्रिय हो जाती है, और ये निष्क्रिय लार्वा सूखी गोल्स में अगले मौसम तक जीवित रहती है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी है इनकी। आगे नियंत्रण, तो देखो, बीज से गोल्स को अलग करें। गेहूं के बीज को पानी से भरे टब में डालें, और गोल्स हल्की होने के कारण पानी की सतह पर तैर जाएगी, जिन्हें ऊपर से हटाया जा सकता है। साफ बीज को सुखाकर बोए। पहला काम तो ये कर सकते हैं कि हम गर्म पानी में बीजों को डालें, जो ये हमारे पास हैं, एगुना ट्रिटिसाई, ये ऊपर आ जाएगी, और इनको हटाकर फिर हम बुआई कर सकते हैं। साफ बीज का प्रयोग करें। संक्रमण रहित मिट्टी में स्वस्थ बीज बोए। केवल 1 वर्ष की परती इस नेमेटोड को खेत से नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अगर 1 साल के लिए आप खेत खाली छोड़ दोगे तो ये नेमेटोड खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं होगा, ऐसा है। आगे देखो, वाह क्या बात है, बिल्कुल। देखिए, हम बात कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025-26 के बारे में। जो भी स्टूडेंट ये कोर्स खरीदना चाहते हैं, कैप्टन एग्रो ऐप अभी डाउनलोड कर लो। 1 नंबर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ये ऐप का ही वीडियो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कई सारी चीजें आपको फ्री दी जा रही है। 10 मॉडल पेपर है, टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, क्लास की पीडीएफ फाइल है, 11वीं-12वीं की बुक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। ये सब कुछ मात्र आप लोगों को 999 में दिए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 1 नवंबर से इनकी प्राइस बढ़ने वाली है। सबसे पहला काम, कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करो। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको कि सर कौन सा कंटेंट पढ़े, कहां से पढ़े। मैं 10 किताबें पढ़ता हूं, बट क्या करूं, थोड़ा कंफ्यूज हूं। इन सब सवालों का एक ही इलाज है, और वो नाम है रामबाण कोर्स। क्या है उस इलाज का नाम, उस औषधि का नाम है रामबाण कोर्स। तो अभी जाओ कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करो। कोई डाउट होता है तो पूछो, कमेंट करो, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास आता है गेहूं के गोण कीट। अभी आप लोगों ने जो 7 कीट देखे, वो तो कौन से थे, देख बालक, वो आपने देखे, अरे कौन से, अरे बोल देना यार, आपने देखे कि दीमक,
से दीमक से गायों में फली छेदक बोलते हैं। आप लोगों को सभी बालकों को, जो भी बालक और बालिका इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये लाइन लिखनी है। इससे सबको आपके जो 7 इंपोर्टेंट कीट हैं गेहूं के वो याद हो जाएंगे। अब बात कर रहे हैं माइनर की, छोटे मोटे कीट जो गेहूं में लगते हैं। तो आओ देख लेते हैं इनको फटाफट जल्दी जल्दी। देखो बालक, गेहूं के गौण कीट, गेहूं की मुख्य फसली हानियों के अलावा कुछ अन्य कीट भी पाए जाते हैं जो हल्का फुल्का माध्यम से नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें गौण या माइनर पेस्ट के नाम से हम जानते हैं। सर ये बढ़िया किया आपने जो परिभाषा में बता दी। इसके अंदर पहला आता है एफिड। सर एफिड तो हमने पहले भी देखा था, बिल्कुल वो अलग जाति का था, ये अलग है। बात करें, इसका नाम है सिजिफिस ग्रेमिनम और रोपालोसिफम मैडिस, याद रखोगे। और परिवार वही एफिडिडी होगा, क्योंकि एफिडी तो है। शिशु और वयस्क दोनों पौधों में खासकर बालियों से रस चूसते हैं। ये ठंडे और बादल वाले मौसम में नई पत्तियों या बालियों पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बादल वाले वर्षों में नुकसान अधिक होता है, जिनमें जब बादल छाते हैं। अच्छी तरह सिंचित अधिक खाद वाली कोमल इनसे मुख्य निशाना होता है, जहां ये लंबे समय तक टिककर अधिक क्षति पहुंचाते हैं। है तो वही एफिड बट प्रजाति अलग है, और ये प्रजाति आपके माइनर के अंदर आता है, मेजर के अंदर नहीं आता। बस इतना याद रखना है। देखो कैसा दिखेगा, वाह यार देखो तो सही एक बार इसको। ये इसकी काली काली आंखें है ना, और ये इसके पैर, ये एफिड है भाई साहब, बहुत डेंजर है। देख लो, ये रस चूसने का काम करता है। ये चूसक है, ये खाएगा नहीं, ये चूसेगा, याद रखना, ठीक है, कोमल पत्तियों से। फिर अगला आता है होपर, वैज्ञानिक नाम लाडोफेक्स स्ट्रिटेला, परिवार क्या होगा, डेल्फेसिडिसी। बात करेंगे यहां पर अन्य प्रजाति इसकी है पायरिला परफुसिला और लेपोपिडी, इसका परिवार होगा। और ये होपर आपको इस तरीके का दिखेगा, ये देख लो, बिल्कुल ये देखो, इनसे आर पार देख सकते हो आप, इसके जो विंग है इनसे, ये इस तरीके का। राम जी का घोड़ा भी बोलते हो ना आप, एक अलग से भी है जो आगे बताऊंगा मैं आपको। अगला आता है जेसिड, जिसका वैज्ञानिक नाम है अमरास्का स्पीसीज और सिसाडेलिडी, इसका क्या होगा, परिवार होगा। बात करें, ये इस तरीके का दिखेगा जेसिड। फिर अगला आता है गेहूं बग, व्हीट बग के नाम से हम जानते हैं, वैज्ञानिक नाम है यूरागेस्टर म्यूरा और पेंटाटोमिडी, इसका क्या होगा, परिवार होगा। और ये देखो, ये बग ऐसे दिखती है बालक, ये माइनर कीट है, कभी कभी लगते हैं, ऐसा नहीं कि ज्यादा अटैक करेंगे। ये देख लो, तो इनका नॉर्मल बस नाम याद कर लोगे ना आप, जिसमें भी काम चल जाएगा आपका। अगला आता है गेहूं का थ्रिप्स, जिसको बोलते हैं एनाफोथ्रिप्स और फेविसिनिक्टस। बात करें, परिवार है थ्रिपिडी। और बात करें, ये आमतौर पर ध्वज पत्ती, जो फ्लैग जैसी पत्तियां हमारे गेहूं में आती है, के आवरण को संक्रमित करते हैं और तने पर भोजन करते हैं। कभी कभी ये पत्तियों, तनों और बालियों पर भी हमला करते हैं, याद रखना। वयस्क और निम्फ दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। भारी प्रकोप में जिस हिस्से पर ये भोजन करते हैं, वहां चांदी जैसा सिल्वरी रंग आप लोगों को दिखाई देगा, ये देख लो, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ठीक है, ये वही है। ये थ्रिप्स हैं और बहुत डेंजर होते हैं। बाल को गेहूं तो छोड़ो, गेहूं में तो बहुत कम लगते हैं, माइनर है। बट आपकी जो खीरा है ना, अरे इतने भर भर के आते हैं, बहुत ज्यादा। आप नग्न आंखों से ऐसे देख सकते हो कि थ्रिप्स हमें दिख रहा है पत्तियों पे, अगर आप देखोगे ऐसे नीचे करके, बिल्कुल पास से आपको दिखेंगे, बहुत डेंजर होते हैं, याद रखना। अगला आता है कटोर्म, जिसका वैज्ञानिक नाम है एग्रोटिस स्पीसीज कटोर्म, ठीक है। और बात करें परिवार न्यूकिडी, ये वही है, उसी की एक अलग प्रजाति है, मतलब वही कटोर्म है, याद रखना, उसी की एक अलग प्रजाति है, वही आपका एक तरीके से सैन्य कीट, बट ये प्रजाति अलग है, तो इसलिए इसको अलग हमने थोड़ा लिया है माइनर में। अन्य प्रजाति एक और आती है जिसका नाम है मार्सिमा ट्रापेजिलिस, और इसका पायरियोडिडी परिवार है। अगला आता है गुलाबी तनाछेदक पिंक बोरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस बनाना।
बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका वैज्ञानिक नाम सेसामिया इन्फेरेंस, क्या होगा? सेसामिया इन्फेरेंस होगा, और निक्विडिडी इसका परिवार होगा, और इसे गुलाबी तना छेदक के नाम से भी हम जानते हैं। तने में छेद करेगी, ये फसल के तने को नुकसान पहुंचाती है, जिससे तना टूट जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, ये घुस गई यहां से और इस तने में इस तरीके से फैलेगी, खत्म कर देगी, पौधा टूट जाएगा। आगे फोटो में समझाता हूं। इसकी लार्वा पत्तियों में आयताकार छेदों की पंक्तियां बनाती हैं, चिलोपार्टेल्स के गोल छिद्रों से अलग। ठीक है, यह पौधे के केंद्रीय प्रवाह में छेद कर, जिससे पौधे में मृत हृदय नामक एक डेड हर्ट बनता है। याद रखना, लार्वा के कारण तने पर वलय जैसे निशान दिखते हैं और बालियां सफेद हो जाती है। देखो मैंने बोला था ना कि तने में इस तरीके से ये पिंक कलर का दिख रहा है ना सबको, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये है पिंक बोरर, गुलाबी तना छेदक गेहूं में लगता है। नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोपस 36 SL वाला आप डाल दो, 1200 ml 1 हेक्टेयर के लिए, या 1 लीटर में भी काम चल जाएगा, या फिर मिथाइल डेमेटोन 25 cc 1200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। अगला आता है सूट फ्लाई। सूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है एथ्रिगोना नकवी और एथ्रिगोना ओराइजे, दो है, और मुशेडी इसका परिवार है, और डिप्टेरा इसका गण है। और बात करें यहां पर अन्य प्रजाति तो हाइड्रिला ग्रिसोला आता है, और इसका परिवार है एफिड्रेडी, और डिप्टेरा परिवार है, और ये ऐसा दिखता है। ये देखो, ये समझ गए? ये इसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पे सूट फ्लाई की। सूट फ्लाई मतलब मक्खी। ये देखो मक्खी के जैसी है कि नहीं है? सर मक्खी के जैसी क्या? मक्खी है, गेहूं की मक्खी है वो, बिल्कुल बात वही है। अगला आता है फ्ली बीटल, जिसको फ्लिया बीटल के नाम से हम जानते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है चाइटोक्सिमा बैसिलिस। और बात करें इसका जो परिवार है एक तरीके से वो क्राइसोमेलिडी है, और कोलेप्टेरा इसका गण है। और बात करें ये, उससे पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, कैप्टन एग्रो ऐप अभी डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मात्र 999 रुपए में आप लोगों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वो भी काफी अच्छे से। कंटेंट आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कंटेंट का लेवल कैसा है। मैं कह रहा हूं आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कृषि के अंदर, तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आप पारंगत हो जाओगे, समझ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये बग है आपके, बग। ठीक है, एक तरीके से ये देख लो इधर, फ्लिया बीटल, सॉरी ये फ्लिया बीटल है आपके। ये क्या है? ये देखो, ये आपके फ्लिया बीटल है, इस तरीके से दिखती है फ्लिया बीटल। बात करें, अगला आता है ग्रास होपर। अभी होपर आपने देखा, बट एक ग्रास होपर होता है नॉर्मल, जो सब में ही लगता है, वो आपके गेहूं के ऊपर भी लगता है। ये देख लो, गेहूं की बाली को खा रहा है। ये नॉर्मल ग्रास होपर सबने देखा होगा, बचपन में आप लोगों ने इसको पकड़ा भी होगा, इस तरीके से गेहूं की बाली पे अटैक कर रहा है। ये नॉर्मल ग्रास होपर है, पहले जो ग्रास होपर देखा वो अलग था। अगला आता है खपरा बीटल, जिसको ट्रोगोडर्मा ग्रेनिरियम बोलते हैं, और ये गेहूं का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कीट आप इसको समझो। खपरा जो आपके भंडारण के दौरान लगता है, फूंक मारते उड़ भी जाता है। ठीक है, तो याद रखना, इसका लार्वा अनाज के अंकुरित भाग को खाकर अनाज को खोखला कर देता है। आप ध्यान देना, बड़े ध्यान से समझना बालक। देख इधर, ये गेहूं का दाना है, और ये गेहूं का दाना यहां से अंकुरित होता है जब जमीन में डालते हैं, तो सबसे पहले खपरा बीटल यहां से खाता है इसको, और एक खपरा कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत हल्का होता है, फूंक मारते उड़ भी जाता है। याद रखना, बस खत्म। इसके निर्मोचन छिलके त्वचा और मल से अस्वच्छता फैलती है, काफी ज्यादा गंदगी फैलेगी। अनाज की गुणवत्ता और बाजार मूल्य दोनों घट जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी ऐसी हो जाएगी यार, दानों के अंदर कुछ है ही नहीं, पाउडर ही पाउडर निकलता है, मतलब आटा बना देता है खपरा। ठीक है, गोदामों में गंदगी और खराब वातावरण बन जाता है, जिससे भंडारित अनाज को भारी नुकसान होता है। और बात करें, इलाज बता रहा हूं, इलाज बता दूं, अगर आपके घर में भी खपरा लगता है गेहूं में, परमानेंट इलाज बता रहा हूं। देखो, भुट्टे खाए आप लोगों ने, सर खाए हैं, भुट्टा खाने के बाद जिसका गुल्ला बचता है लाइक इस तरीके से, उसके टुकड़े टुकड़े करो, एक तगारी लो, तगारी के अंदर डाल दो, इस तगारी को वहां रख दो जहां पे खपरा है, सारा खपरा क्या करेगा, इसमें आ जाएगा। फिर क्या है, इसको निकाल के बाहर फेंक दो, तो हो गया ना खपरा का इलाज। ये देसी इलाज है। अगला आता है चूहे। चूहे भी हमारी गेहूं की फसल में लगते हैं, बीज और पौधों को कुतर कर नुकसान पहुंचाते हैं, खेत में सुरंगें बनाते हैं, पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाकर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, फसल की उपज में कमी होती है और भंडारित अनाज भी नष्ट कर देते हैं।
चूहे तो बहुत डेंजर है, अगर आपने कहीं पे भंडारण कर रखा है तो वहां पर भी अटैक करेंगे। खड़ी फसल है उसमें भी अटैक करेंगे, बालियां जब आ रही है तब भी अटैक करेंगे, मतलब छोड़ेंगे ही नहीं हर जगह पे। चूहों का बहुत अटैक है, आतंक भी है, कई लोग चूहों के बिल पे गोलियां बनाकर बिस्किट वगैरह भी रख दें, तो इस तरीके से भी नियंत्रण आप चूहों को कर सकते हो। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड आधा ग्राम प्रति बिल आप रखें, ये गोलियां आपको नॉर्मल मेडिकल पे आसानी से मिल जाएगी। जिंक सल्फाइड आटा तिल का तेल मिश्रण करके चुगा बनाकर रख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो, बट ये बुरा इलाज है, करना मत, बट बता देता हूं। देख बालक, सीमेंट प्लस आटा, इन दोनों को मिक्स करो, पानी मत डालो, ऐसे रख दो तगारियां जहां जहां पे बिल है, आएगा चूहा खाएगा, अंदर पानी मिलेगा, जम जाएगा, खत्म, लेकिन मर जाएगा, इससे याद रखना, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से चूहा नुकसान पहुंचाता है, ये देख लो, बाली को खा जाता है, दाने को खा जाता है। अब बात कर लेते हैं, सर गेहूं की फसल हमारी कंप्लीट हो गई और ये 6 क्लास के अंदर हुई, ये क्लास नंबर 6 थी हमारी, और इसके अंदर हमने सब कुछ देख लिया है। अगर आपको अब तक गेहूं की फसल में कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं उपज के बारे में। देखिए, उन्नतशील और जो बोनी किस्में हैं 50 से 55 या 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज प्राप्त होगी। और बात करें देसी या असिंचित क्षेत्रों में तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, कहीं पे अगर 20 से 25 भी मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना यार, इतनी उपज आपको गेहूं की प्राप्त होने वाली है। अच्छा, एक और चीज आपको बता देता हूं, बता क्या देता हूं, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है, और एक बताऊंगा। भंडारण, किसका भंडारण? गेहूं भंडारण। भंडारण के समय नमी कितनी होना चाहिए दानों में? इसका राइट आंसर है 10 से 12%। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर, कटाई के समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए, यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ऑप्शन दूं? ऑप्शन नंबर ए 8 से 10%, ऑप्शन नंबर बी 15 से 20%, ऑप्शन नंबर सी 20 से 25%, ऑप्शन नंबर डी 40 से 50%। कमेंट करके बताना है सबको, और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखना है। अरे अभी कहां जा रहे हो, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ, पूरा देख जाओ। जब इतना सब कुछ देखा है तो 1 मिनट और सही, ठीक है। देखिए, उम्मीद करता हूं जो भी पढ़ाया है आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। किसी में कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिसको कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स लेना है, मात्रा भी 999 में दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं देरी मत करो, सीधी सी बात है, 1 नवंबर से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो अभी ले लो। बहुत सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। कोई डाउट है तो 7665686175 पे मैसेज करो, 7665686175 पे मैसेज करो, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा, और आप सबको उसकी कसम है सबको शेयर करना है, ठीक है। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।